जब हम राजस्थान का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले क्या ख्याल आता है? जाहिर है, रेगिस्तान, रेत के टीले, है ना? लेकिन सोचिए, उसी धरती पर एक ऐसी नदी भी बहती है जो पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ राजस्थान की है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बनास नदी की। तो चलिए आज इसी नदी के सफर पर निकलते हैं और इसकी कहानी को जरा करीब से समझते हैं। तो सवाल यही है कि वो कौन सी नदी है जो राजस्थान की अपनी नदी कहलाती है। मतलब देखिए, भारत में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी कई नदियां हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य में बहती हैं। पर क्या कोई ऐसी नदी है जो बस राजस्थान की मिट्टी से ही जन्म लेती है, वहीं बहती है और वहीं किसी और नदी में मिल जाती है? हाँ बिल्कुल है, और उसका नाम है बनास। और जानते हैं, इसका एक बहुत ही पुराना और खूबसूरत नाम भी है, वनाशा, मतलब वन की आशा। जरा सोचिए, उस इलाके में जहां पानी की एक एक बूंद की कीमत होती है, वहां एक नदी का नाम ही आशा है, उम्मीद है। ये नाम ही अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। तो इस सफर में हम कहाँ कहाँ जाएंगे? देखिए, सबसे पहले हम इसके नाम वनाशा के पीछे के इतिहास को खुरे देंगे। फिर देखेंगे कि निकलती कहाँ से है और इसका रास्ता क्या है। हम उन सहायक नदियों से भी मिलेंगे जो इसे ताकत देती हैं। फिर बात होगी आज के दौर के बीसलपुर डैम की, और आखिर में हम पहुंचेंगे उस जगह जहां इसका सफर पूरा होता है। चलिए तो शुरू करते हैं इसके ऐतिहासिक नाम वनाशा से। देखते हैं कि इतिहास में इस नदी की जड़ें कितनी कितनी गहरी हैं। बनास की सबसे बड़ी और ख़ास बात पता क्या है? ये कि ये पूरी तरह से राजस्थान के अंदर ही बहती है। और ये कोई आज की बात नहीं है। इसी नदी के किनारे मेवाड़ की पूरी महान सभ्यता पली बढ़ी। सोच कर देखिए, इसी के पानी से वो खेत सींचे जाते थे जो मेवाड़ के वीरों का पेट भरते थे। तो ये सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि एक पूरी सभ्यता की लाइफलाइन थी। तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब जरा इसका भूगोल समझते हैं। आखिर ये जीवन देने वाली धारा फूटती कहाँ से, इसका सोर्स क्या है, और ये किन किन इलाकों से होकर गुजरती है? तो इसका सफर शुरू होता है राजसमंद जिले में अरावली के खमनोर की पहाड़ियों से। इन्हीं पुरानी पहाड़ियों से पानी रिस रिस कर एक धारा बनता है, और वहीं से जन्म होता है बनास नदी का। और यहीं से शुरू होती है इसकी लगभग लगभग 500 किलोमीटर की एक लंबी यात्रा। राजसमंद से निकलकर ये नदी मेवाड़ के दिल से गुजरती है, यानी उदयपुर और चित्तौड़गढ़ से। फिर ये भीलवाड़ा के मैदानों को हरा भरा करती है, आगे टोंक से अपना रास्ता बनाती है और आखिरकार पहुंचती है सवाई माधोपुर, जहां इसका सफर खत्म होता है। अब देखिए, कोई भी बड़ी नदी अकेले बड़ी नहीं बनती। वो एक बड़े परिवार की तरह होती है, जिसमें कई छोटे बड़े सदस्य आकर मिलते हैं। बनास भी अकेली नहीं है। रास्ते में बहुत सी नदियां इसमें शामिल होती हैं, जिन्हें हम सहायक नदियां या ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। बिल्कुल सही कहा है किसी ने कि हर महान नदी कई धाराओं से मिलकर बनती है, और ये बात बनास पर एकदम सटीक बैठती है। इसके सफर में कई और नदियां अपना पानी लाकर मिला देती हैं और इसे और शक्तिशाली बनाती चली जाती हैं। इसकी कुछ खास सहायक नदियों की बात करें तो बेड़च और कोठारी जैसी बड़ी नदियां हैं जो मेवाड़ से आती हैं। इनके अलावा खारी, दाई, मेनाली और मोरेल जैसी कई धाराएं भी अलग अलग जगहों पर इससे जुड़ती जाती हैं, जिससे बनास का पानी भी बढ़ता है और रफ्तार भी। तो ये तो हो गई नदी की अपनी कुदरती यात्रा। पर अब बात करते हैं आज के ज़माने की, जहां इंसानों ने टेक्नोलॉजी से इस नदी की ताकत को एक नया मकसद दिया है और इसे आज के राजस्थान की जीवन रेखा बना दिया है। जी हां, बात हो रही है बीसलपुर बांध की। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है, 2, ये सिर्फ एक गिनती नहीं है। इसके पीछे राजस्थान के 2 बहुत बड़े शहरों की कहानी छुपी है, जिनकी प्यास सिर्फ और सिर्फ बनास नदी पर बना ये एक बांध बुझाता है। जी हाँ, जयपुर और अजमेर। टोंक जिले में बना ये बीसलपुर डैम राजस्थान की राजधानी जयपुर और ऐतिहासिक शहर अजमेर के लाखों लोगों के घरों तक पीने का साफ पानी पहुंचाता है। तो इससे बड़ा सबूत और क्या होगा कि बनास सिर्फ इतिहास नहीं है, ये आज भी राजस्थान की धड़कन है। तो पहाड़ियों से शुरू हुआ ये सफर मैदानों से होता हुआ अब अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। चलिए देखते हैं बनास नदी की ये यात्रा आखिरकार कहाँ जाकर थमती है। सवाई माधोपुर के पास एक पवित्र जगह है रामेश्वर। यहीं पर बनास नदी एक बड़ी नदी चंबल में जाकर मिल जाती है। यहाँ वन की आशा का अपना सफर पूरा होता है और वो एक और बड़ी धारा का हिस्सा बन जाती है। तो ये थी बनास की कहानी, वन की आशा की कहानी। पर जाते जाते एक सवाल जरूर मन में आता है, अगर ये नदी वाकई एक आशा है, एक उम्मीद है, तो इस उम्मीद को जिंदा रखने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या ये काम सिर्फ सरकार का है या फिर इसमें हम सबकी भी कोई भूमिका बनती है?
ये सवाल सिर्फ बनास के लिए नहीं है, बल्कि हमारे आसपास की हर नदी के लिए है। इसी सोच के साथ आज की बात यहीं खत्म करते हैं।